नमस्ते। रहस्य यहाँ फिर से लिखा गया है। आज मैं एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीवन। आगे रंग में भंग होने वाला है, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS पर होती है, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयारी करती है। पता चलता है कि पिलग्रिम नामक एक सैटेलाइट कैप्सूल मंगल ग्रह पर कई सालों के शोध के बाद वापस धरती पर लौट रहा था। यह ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर जा रहा था जो शायद एलियन जीवन के अस्तित्व की पुष्टि कर सकते हैं। दुर्भाग्य से तीर्थयात्री क्षुद्र ग्रहों से क्षतिग्रस्त हो गया और अपने मार्ग से भटक गया। अब ISS के चालक दल को तीर्थयात्री को रोकना होगा और नमूना प्राप्त करना होगा। इंजीनियर रोरी एडम्स को आने वाले उपग्रह को पकड़ने के लिए स्टेशन के यांत्रिक हाथ को संचालित करने का काम सौंपा गया है। उनके सहकर्मी उन्हें अंतरिक्ष में टहलने के लिए तैयार करते हैं, जबकि बाकी चालक दल अपने स्थानों पर भागते हैं। थोड़ी देर बाद रोरी बाहर तैरता है और तीर्थयात्री को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन उपग्रह बहुत तेज गति से आता है और हाथ से टकराता है, जिससे पूरा स्टेशन हिल जाता है। इससे पूरा चिंतित हो जाता है और उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन शुक्र है कि रोरी ने उपग्रह को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है और उसे ऐसा करने के लिए वुल्वरिन की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद ISS एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ह्यूग डेरी ने सावधानीपूर्वक नमूने का परीक्षण शुरू किया। वह मिट्टी में लगभग जीवाश्म एकल कोशिका जीव की खोज करके प्रसन्न होता है। वह जीव को रखने वाले पेट्री डिश में वृद्धि हार्मोन डालकर प्रोटेरोजोइक पृथ्वी के वातावरण की नकल करता है। फिर चालक दल देखता है कि जीव कैसे हिलना शुरू करता है। अनिवार्य रूप से पुष्टि करता है कि उन्हें पृथ्वी के बाहर जीवन का सबूत मिल गया है। जल्द ही पृथ्वी पर समाचार आउटलैंड आउटलेट इस अद्भुत खोज को कवर कर रहे हैं। चालक दल अपने शोध और ISS के अंदर सब कुछ कैसे काम करता है यह समझाने के लिए राष्ट्रीय टीवी पर आता है। इस बीच एक विशेष स्कूल को जीव के लिए नाम चुनने का सम्मान दिया गया है। बच्चों ने इसका नाम कैल्विन रखने का फैसला किया, जबकि सड़कों पर एक बड़ी भीड़ खोज का जश्न मना रही थी। कुछ समय बाद एक अन्य चालक दल के सदस्य डॉक्टर मिरांडा डेविड नाम के एक लड़के की जांच करते हैं, क्योंकि वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। वह 473 दिनों से स्टेशन पर है, जो अंतरिक्ष में किसी भी व्यक्ति द्वारा बिताया गया दूसरा सबसे लंबा समय है। उसकी सोच दर में तेजी आ गई है और वह अपनी विकिरण सीमा के करीब पहुंच गया है। हालांकि डेविड का कहना है कि वह पहले एक सैन्य चिकित्सक के रूप में काम करता था और सक्रिय युद्ध क्षेत्र की तुलना में अंतरिक्ष में सेवा करना पसंद करता है। अगले दिन ह्यूग को पता चलता है कि केल्विन तेजी से बड़ा हो गया है और अब उसके शरीर में सैकड़ों कोशिकाएं हैं जो एक तंत्रिका नेटवर्क विकसित कर रही हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कोशिका एक साथ एक मांसपेशी कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका और एक फोटोरिसेप्टर कोशिका है। क्यू ने यह भी देखा कि केल्विन के अंग विकसित हो रहे हैं, इसलिए वह उसे धीरे से दबाता है। इससे कोशिकाएं हिलने लगती हैं और बाद में दिलचस्प आकार ले लेती हैं। जब चालक दल डिनर कर रहा होता है, सिस्टम इंजीनियर मुराकामी अपनी पत्नी द्वारा अपनी बेटी ग्रॉस को जन्म देने का लाइव स्ट्रीम देखता है। चालक दल उसे और ISS मिशन कमांडर कैट गोलोवनिक को बधाई देता है। गोलोवकिना उसे एक किताब भी उपहार में देती है ताकि वह वीडियो कॉल के जरिए कहानी सुना सके। डिनर के बाद डेविड किसी संभावित समस्या के लिए अपने शरीर की जांच करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जबकि हाग केल्विन की जांच करता है। छोटा जीव अभी भी छोटा है, लेकिन अब उसका शरीर ठीक है और वह ह्यूग की उंगली पर चढ़ने में सक्षम है। हाग अगली बार अपना लिंग वहां डालने के बारे में सोचता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं करता है। कुछ हामते बाद चालक दल अचानक प्रयोगशाला से आने वाले अलार्म को सुनकर चौंक जाता है। रोरी अंदर भागती है और जल्दी से उस खराबी को ठीक करती है जिसने अलार्म को ट्रिगर किया था। समस्या ठीक हो जाने के बाद हाग स्वीकार करता है कि उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से समस्या हुई, इसलिए रोरी और मिरांडा उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे किस तरह के प्राणी से निपट रहे हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं और केल्विन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। चालक दल को लगता है कि खराबी के कारण हवा के दबाव में बदलाव के बाद यह हाइबरनेशन में चला गया होगा। मिरांडा यह देखकर राहत महसूस करती है, क्योंकि केल्विन उसकी पसंद के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब जीव निष्क्रिय होता है तो चालक दल प्रयोगशाला में सुरक्षा को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसे हर समय बंद रखा जाए। इस बीच मिरांडा और ह्यूग जीव के हाइबरनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। बाद में यह देखने के लिए कि क्या यह जागता है, केल्विन को बहुत कम वोल्टेज की बिजली से उत्तेजित करने का फैसला किया जाता है। फिर वह अकेले प्रयोगशाला में जाता है, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और जीव को कम वोल्टेज का झटका देता है। केल्विन को आश्चर्य होता है कि वह अचानक जाग जाता है और जल्दी से उसके हाथ पर कूद जाता है। फिर वह प्राणी अपेक्षाकृत आसानी से इलेक्ट्रिक बंड को तोड़ देता है। ह्यूग अपने हाथ को उस बॉक्स से बाहर खींचने की कोशिश करता है जिसमें प्राणी रखे हुए थे, लेकिन केल्विन अपने आकार के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब केल्विन इतनी जोर से दबाना शुरू कर देता है कि हाग का हाथ परेशान करने वाले आकार में कुचल जाता है। चालक दल, जो यह सब देख रहा था, मदद करने के लिए प्रयोगशाला में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन मिरांडा मना कर देती है क्योंकि इससे कई अन्य सदस्य खतरे में पड़ सकते हैं। लैब के अंदर केल्विन ह्यूग के हाथ को इतनी जोर से खींचता है कि उसका सिर बॉक्स से टकराता है और बेहोश हो जाता है। आखिरकार वह उसे छोड़ देता है। और क्रू को एहसास होता है कि उसका हाथ कितना गंदा हो गया है। इसके बाद प्राणी अपने बाड़े से बाहर निकलने के लिए टूटी हुई इलेक्ट्रिक छड़ी का उपयोग करके असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। यह तुरंत परीक्षण के लिए लैब में रखे गए चूहे के पीछे जाता है और कुछ ही सेकंड में उसे खा जाता है। जब केल्विन अपने भोजन में व्यस्त था,
रोरी ने प्रयोगशाला में प्रवेश करने का मौका लिया। उसने ह्यूग के बेहोश शरीर को पकड़ लिया और उसे दरवाजे के दूसरी तरफ अपने दल को सौंप दिया। हालांकि प्राणी अचानक रोरी के पैर पर कूद गया, जिससे अन्य लोगों को प्रयोगशाला को फिर से सील करना पड़ा। एक हताश कमांडर बिल्ली ने फिर प्राणी को मारने की अनुमति दे दी, इसलिए रोरी ने भस्मक को पकड़ लिया और उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन चाहे वह कितनी भी बार प्राणी को आग की लपटों से मारने में कामयाब हो जाए, यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। आग की लपटें कम होने लगती हैं क्योंकि भस्मक का ईंधन खत्म हो जाता है। जीव रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उसे अंदर से मार देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए भस्मक भी तैर जाता है और आग का अलार्म बजता है। इससे प्रयोगशाला में दमनकारी गैस भर जाती है। केल्विन इस मौके का उपयोग रोरी के मृत शरीर से बाहर आने के लिए करता है और उसका आकार 10 गुना बड़ा हो जाता है। चालक दल इस बात से चौंक जाता है और सभी गैस वाल्व बंद करने के लिए दौड़ता है। दुर्भाग्य से केल्विन तेज है और वह भागने के लिए एक छेद से होकर निकल जाता है। इसके बाद टीम रोरी के शरीर को लपेटती है और कैट नासा को संकट संदेश भेजती है। लेकिन मुराकामी को जल्द ही पता चलता है कि ISS में सभी संचार उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। वह अनुमान लगाता है कि ट्रांसमीटर विफल हो गया है, इसलिए उन्हें इसे ठीक करने और संचार फिर से शुरू करने के लिए बाहर जाना होगा। ISS मिशन कमांडर के रूप में कैट जिम्मेदारी लेती है और तुरंत स्पेस वॉक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह जल्द ही ट्रांसमीटर तक पहुंचती है और पाती है कि यह ज्यादा गर्म हो गया है। फिर वह कूलेंट चैम्बर खोलती है, लेकिन उसे खाली पाती है, जिसका मतलब है कि केल्विन एलियन ने इसे खा लिया होगा। इस समय एलियन चैम्बर से बाहर आता है और कैट के सूट से चिपक जाता है, अंदर जाने का रास्ता तलाशता है। यह अब बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हाईटेक सूट अभी भी टिके रहने में कामयाब है। इस बीच कैट जल्दी से वॉल्व बंद कर देती है और वापस एयरलॉक की ओर भागती है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि उसके सूट में एक तरल पदार्थ है। चूंकि केविन की काय अस्थि होगी, इसलिए हर कार उसे देखना असंभव हो जाता है। इसलिए लिए कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दुर्भाग्य से खतरा अभी टला नहीं है। चूंकि कैट का हेलमेट तेजी से पानी से भर रहा है, उसे एहसास होता है कि वह ISS में जाने से पहले अपने सूट में डूब जाएगी। इसलिए कैट कुछ कठोर करने का फैसला करती है। यह स्टेशन के बाहर खुद को मार डालेगी ताकि उसके सूट से जुड़ा प्राणी भी अंतरिक्ष में तैरने के लिए मजबूर हो जाए और अंततः मर जाए। कैट फिर एयरलॉक लीवर को पकड़ लेती है ताकि दूसरे इसे अंदर से न खोल सकें। कुछ सेकंड बाद वह डूब जाती है और चालक दल को उसके बेजान शरीर को बहते हुए देखना पड़ता है। कम से कम उसका बलिदान किसी कारण से था, है ना? गलत। दुर्भाग्य से केल्विन योजना को समझ जाता है और शरीर के बहुत दूर जाने से पहले स्टेशन के ऊपर कूद जाता है। चालक दल अपने कमांडर के लिए शोक मनाता है, जब तक कि ह्यूग सभी को याद नहीं दिलाता कि उन्हें जहाज से एलियन को बाहर रखने के लिए कुछ करने की जरूरत है। चूंकि भ्रष्टर ही अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए वे केल्विन पर नजर रखने के लिए तापमान सेंसर की निगरानी करते हैं। जब भी एलियन किसी भ्रष्टर के करीब आता है, तो मुराकामी उसे उड़ा देने की कोशिश करने के लिए उसे चालू कर देता है। लेकिन लगातार होने वाले विस्फोटों के कारण स्टेशन हिल जाता है और रास्ते से भटक जाना। इससे मुराकामी को स्टेशन को वापस कक्षा में लाने के लिए बचे हुए ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे जीव फिर से अंदर घुस सकता है। इसके बाद ह्यूग एक सिद्धांत प्रस्तावित करता है। केल्विन की प्रजाति ने लाखों वर्षों तक मंगल ग्रह पर अपना वर्चस्व बनाए रखा होगा, लेकिन जब ग्रह का वायुमंडल कह गया तो यह हाइबरनेशन में चली गई। उनका मानना है कि उन्हें केल्विन को फिर से निष्क्रियता में जाने के लिए मजबूर करने के लिए उसी वायुमंडल की कमी का अनुकरण करना चाहिए। इसलिए चालक दल एक कैप्सूल में वापस चला जाता है। स्टेशन के बाकी हिस्सों से ऑक्सीजन को बाहर निकालने से पहले खुद को सील कर लेता है। जब वे सीलिंग की अतिरिक्त परतें जोड़ने का काम करते हैं, तो हाथ छाया में किसी चीज से चौंक जाता है और तुरंत अस्वस्थ महसूस करने लगता है। मिरांडा उसे जांचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी चिंताओं को दूर कर देता है और कसम खाता है कि वह ठीक है। अगले कुछ घंटों तक चालक दल केवल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकता है। वे अपने खोए हुए दोस्तों के लिए शोक मनाते हैं और ह्यूग जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानता है। डेविड उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि केल्विन को जहाज पर ले जाना टीम का फैसला था। जवाब में हाग बताता है कि वह प्राणी बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने के लिए उसे भोजन करना चाहिए। यह कहने के बाद वह अचानक बेहोश हो जाता है और कंप्यूटर संकेत देते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां गिर रही हैं। इससे सभी लोग घबरा जाते हैं और जैसे ही वे उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, वे देखते हैं कि उसके पैर पर कुछ हिल रहा है। वे सूट खोलते हैं और एक भयावह दृश्य देखते हैं। केल्विन पैर खा रहा है। मिरांडा उसे झटका देने के लिए डिफिब्रिलेटर का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे केवल एलियन ऊपर तैरता है और दिखाता है कि उसका शरीर कितना विकसित हो गया है। भयभीत समूह अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देता है, जिससे वे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। मुराकामी को एक स्लीपिंग पॉड के अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है और प्राणी इसे तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन धातु की संरचना बनी रहती है, जिससे एलियन ऊब जाता है और अंततः छोड़ देता है। इस बीच डेविड और मिरांडा के पास लौटते हैं, जो अब होश में है लेकिन मौत के कगार पर है। वह अपने दोस्तों से उसे उठाने के लिए कहता है ताकि वह आखिरी बार तैरने जैसा महसूस कर सके, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते हैं, वह मर जाता है। बाद में जब दोनों शोक मना रहे होते हैं, तो वे स्क्रीन पर एक बीप लाइट देखते हैं। उन्हें अचानक पता चलता है कि केल्विन ने ह्यूग का ट्रैकर निगल लिया है। इससे उन्हें इसकी स्थिति जानने और उसके अनुसार योजना बनाने का मौका मिलता है। इसलिए वे हाग के शरीर को चारा के रूप में प्रयोगशाला में छोड़ देते हैं और केल्विन अंततः उसे पा लेता है।
एलियन शरीर को खाना शुरू कर देता है, जबकि दोनों उसे अंदर बंद करने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे एलियन का दम घोंटने के लिए प्रयोगशाला से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। ठीक उसी समय कंप्यूटर घोषणा करता है कि एक सोयू शटल ISS के पास आ रहा है। डेविड को पता चलता है कि नासा को कैट का संदेश वास्तव में पृथ्वी तक पहुंच गया था। हालांकि शटल सामान्य परिस्थितियों में स्टेशन से डॉक करने के बजाय उससे टकराने लगती है। मिरांडा तब बताती है कि सोयू उन्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं है, यह उन्हें गहरे अंतरिक्ष में धकेलने के लिए आया है ताकि केल्विन पृथ्वी तक न पहुंच सके। स्लीपिंग चैम्बर में मुराकामी भी शटल के आने की घोषणा सुनता है। उसे लगता है कि उन्हें बचाया जा रहा है, इसलिए वह पॉड से बाहर निकलता है और डॉकिंग क्षेत्र की ओर बढ़ता है। वहां वह सोयू शटल तक पहुंचने के लिए हैच खोलता है, इस बात से अनजान कि कैल उसके पीछे छिप गया है। मिरांडा और डेविड उसे सच्चाई से आगाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मुराकामी सलामी है, जो आपको दिखाने के लिए है कि उसने पहले ही ISS को दूर धकेल दिया है और छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन चूंकि शटल और ISS के बीच डॉकिंग क्षेत्र में हैच खुला है, इसलिए स्टेशन के अंदर का वातावरण कम होना शुरू हो जाता है। इससे मुराकामी और कैल्विन सहित आसपास की हर चीज लगभग अंतरिक्ष में समा जाती है। मिरांडा अपने सहकर्मी का हाथ पकड़ती है और उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन मुराकामी की बांह पकड़ लेता है और उसके हाथ पर चढ़ना शुरू कर देता है। आसन्न खतरे को भांपते हुए मुराकामी निस्वार्थ भाव से मिरांडा को छोड़ देती है ताकि कैल्विन उस तक न पहुंच सके। फिर वह अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन एक बार फिर जिद्दी प्राणी स्टेशन से चिपके रहने में कामयाब हो जाता है। वह मिरांडा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पास के एक उपकरण से दूर धकेल देती है। वह फिर डेविड से मिलती है और वे अपने पीछे का दरवाजा बंद करने से पहले वापस अंदर चले जाते हैं। इसके बाद दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि ISS टूट रहा है। टूटे हुए हिस्से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे और भी विनाश हो रहा है। इसके बाद डेविड कंप्यूटर की जांच करता है और पाता है कि तापमान और ऑक्सीजन तेजी से गिर रहे हैं। वह यह भी देखता है कि इस विनाशकारी अराजकता ने स्टेशन को पृथ्वी की ओर धकेल दिया है। अब उनके पास ग्रह के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले लगभग 30 मिनट हैं। दुर्भाग्य से उनके पास फिर से प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है और वे केल्विन के हमले के बिना एस्केप पॉड्स तक भी नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे वे दोनों अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, डेविड को एक विचार आता है। चूंकि केल्विन ऑक्सीजन की तलाश कर रहा है, इसलिए वे उसे एस्केप पॉड में फुसला सकते हैं। ऑक्सीजन मोमबत्तियों का उपयोग करके डेविड उस पॉड में एलियन के साथ गहरे अंतरिक्ष में खुद को लॉन्च करना चाहता है। इससे मिरांडा को एक अलग पॉड तक पहुंचने और सुरक्षित रूप से धरती पर उतरने का मौका मिलेगा। उसे बलिदान का विचार पसंद नहीं है, लेकिन डेविड उसे याद दिलाता है कि उसने पहले क्या कहा था। वह पृथ्वी से ज्यादा अंतरिक्ष को तरजीह देता है। किसी भी दिन गुस्साए टी स्विफ्ट प्रशंसकों की भीड़ की तुलना में किसी एलियन को लेना बेहतर होगा। इसके बाद डेविड गलियारों में जाता है और भागने वाले पॉड की ओर जाते समय ऑक्सीजन मोमबत्तियों गिराना शुरू कर देता है। केल्विन जल्द ही दिखाई देता है और कुत्ते की तरह इंसान का पीछा करना शुरू कर देता है। इस समय डेविड पहले ही पॉड तक पहुंच चुका है, जो केल्विन को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर यह सूट को कसकर पकड़ लेता है और डेविड इस अवसर का उपयोग पॉड के हैच को दूसरी जगह बंद करने के लिए करता है। मिरांडा इसे नोटिस करता है और तुरंत दूसरे पॉड तक पहुंचने के लिए बाहर निकलता है। दोनों कैप्सूल जल्द ही स्टेशन से अलग हो जाते हैं और विपरीत दिशाओं में उड़ जाते हैं। हालांकि मलबा उन दोनों पर गिरता है और एस्केप पोड में खराबी आने लगती है। जबकि मिरांडा अपने नियंत्रण के साथ संघर्ष करती है, डेविड अपने पॉड्स को सही दिशा में रखने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी ओर केल्विन डेविड की बाहों पर अपने टेंटिकल्स लपेटता है, जिससे मानव दर्द से चीखने लगता है। फिर दृश्य अब उनके पास वृक्ष में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि दूसरा महासागर के बीच में पृथ्वी पर उतरता है। मछली पकड़ने वाली नावें जल्द ही अंतरिक्ष यात्री की मदद करने के लिए गिरे हुए पॉड को घेर लेती हैं, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चलता है कि डेविड पृथ्वी पर पहुंच गया है और मिरांडा अंतरिक्ष में खो गई है।